तो भारत में अगर इस वक्त क्रिकेट की बात हो रही है तो एक नाम की चर्चा किए बगैर ये चर्चा पूरी कभी हो ही नहीं सकती। वो नाम है सरफराज खान का। मतलब सरफराज भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रनों का आप पहाड़ पे पहाड़ खड़े करे जा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि आपको लेकर के लोगों की अब ये उम्मीद हो चुकी है कि भाई 50-70 से तो बात बनेगी ही नहीं। सरफराज खान है तो मतलब 100 तो आ ही रहा है। 100 से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो लोग अपने आप बात करने लग जाते हैं कि 200 आएगा, और फिर आपने तो 300 भी जड़ दिया इस सीज़न। तो ये सारी की सारी कहानी का राज क्या है भाई? ये है कि हाँ, काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग, और अब्बू हम लोगों को काफ़ी अलग अलग विकेट पे खिलाते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में इतना बाउंस नहीं रहता है, बट फिर भी अगर अब उससे ज़्यादा बाउंसी विकेट पे खोलो तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो घर पे एक्स्ट्रा टर्फ है, वहाँ पर हम लोग 500-600 बॉल खेल लेते हैं दोनों भाई मिला के, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और टेक्निक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट 2-3 साल में। एक्चुअली बहुत पहले से काम कर रहे थे, 4-5 साल पहले से, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अभी आई तो अभी रन्स हुए तो अभी दिख रहा है फिर। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े रन्स वाली बात है ना, पहले हम बात करते थे सरफराज के बारे में तो हम कहते थे मार देता है भाई, 50-70 मार देता है, 80 मार देता है और टीम के काम आ जाते हैं और खुद बढ़िया लगता है जो 50-70 मारता है। आपको लेकर के सवाल कभी इस बात का था ही नहीं कि ये सरफराज ऐसे नहीं खेल सकता, वैसे नहीं खेल सकता। आपको लेकर के हमेशा सवाल ये था कि जब इतना खेल सकता है तो लंबा क्यों नहीं जाता है? ये जो अंतर आया इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 50-70 करने वाला अब 200 कर रहा है, 100 कर रहा है, इससे नीचे नहीं रुक रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे हम स्कूल क्रिकेट खेलते तो वहाँ पर 200 रन बनाते थे, 300 भी, 400 भी बनाए। उसके बाद ऐसा हो गया था कि मतलब कि थोड़ा मतलब ऐसा होता है, अब रणजी ट्रॉफी है, क्योंकि बचपन से रणजी ट्रॉफी के बारे में सुन के 30-40-50 तक अच्छी बैटिंग होती थी। उसके बाद फिर रन्स के लिए और जल्दी घाई कर देता था, आउट हो जाता था। और अभी मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरे को 100 बनाना है तो कम से कम 150 से 200 बॉल खेलना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 बॉल पे 2 छक्के मार के तो होंगे नहीं, तो वही ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉल लूँ और विकेट पे रुकने की कोशिश करूँ और पेशेंस बढ़ाऊँ। और पेशेंस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि ध्यान अपने ऊपर आया है, मेरे खुद के ऊपर ध्यान रहता है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। हर टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा है मेरी बैटिंग को लेकर। और माशाल्लाह फिट भी बड़े लग रहे हैं। मतलब कि फिटनेस को लेकर के थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सरफराज को अगर हम जो भी लोग देखते हैं वो पिछले कुछ सालों से आपकी फिजिकल एक तरीके से फिजिकलिटी में भी एक ट्रांजिशन देख रहे हैं। अब्बू बहुत दौड़ाते हैं, ये मेहनत करवाते हैं, कसरत करवाते हैं, मतलब लगातार। नहीं, अब्बू तो कराते हैं, लेकिन खुद से भी होता है। अभी और फिट होऊंगा इंशाल्लाह, और यही ट्राई करूंगा कि जो जो कमियां हैं वो भी पूरी कर दूं। अभी ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न आ गया है, रणजी ट्रॉफी ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद अच्छा फिटनेस करो और ट्राई करूंगा फिट हो जाऊं। अच्छा, ये जो बैटिंग ऑर्डर है आप लोगों का, ज़बरदस्त रन्स आ रहे हैं हर किसी की तरफ से। यश जिस तरीके से खेल रहा है, या सुवेद ने जिस तरीके से बल्लेबाजी किया है, अरमान जिस तरीके से खेल रहा है, ये जो एक कंबाइंड एफर्ट आया मुंबई की टीम की तरफ से, ये आपकी टीम की आप मानते हैं सबसे बड़ी ताकत है? ऑब्वियसली अमोल सर तो हैं ही पीछे। नहीं, अमोल सर, मतलब मैंने बहुत सारे कोचेस लोगों के अंडर में खेला, अलग अलग एक्सपीरियंस भी लिया। अमोल सर के साथ भी मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो जब ब्रेक में बात करते हैं, हमारी टीम डाउन भी रहेगी तो उनका बात करने का जो अंदाज़ है वो बहुत अलग ही है। और हमारे जो प्लेयर्स है वो सब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये सब लोगों ने ऑलमोस्ट स्कूल में बड़े बड़े रन्स बनाते हुए आए। तो और हम लोगों के पास मतलब मुंबई साइड में जो भी डेज के मैचेस ज़्यादा होते हैं स्कूल क्रिकेट में, और आप देखोगे अलग दिल्ली साइड या उस साइड वहाँ पर T20 वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पर क्या, हम लोग बॉल को अच्छा छोड़ लेते हैं, तो हमारी बैटिंग इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप देखेंगे तो सब यंगस्टर, ये सब 24-25 साल के ही है अभी, और सब बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारी टीम में बहुत सारे सीनियर प्लेयर होंगे, बट ऐसा नहीं है। देखा जाए तो सब यंग है और सब बहुत अच्छा बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, परसों जो है मैं एक तस्वीर देख रहा था जिसमें मुझे कहीं ना कहीं वो सरफराज खान याद आया जिसको विराट कोहली ने बाउ डाउन किया था, मैदान चिन्ना स्वामी था। इन लोगों से किसी तरह की कोई बातचीत, कोई राब्ता है विराट कोहली से, रोहित से? क्योंकि आप लगातार मुंबई के लिए लगातार अच्छा करते रहते हैं। नहीं, विराट भैया से तो बात होती नहीं है, वो काफ़ी बिजी है। और ऐसा कभी हम IPL में मिलते हैं तो बात होती है, हालचाल पूछते हैं एक दूसरे को। इवन रोहित भाई से भी कभी कभार IPL में हम लोग मिलते हैं तो बात होती है। रोहित भाई को कभी मुंबई में BKC में वो कभी ट्रेनिंग करने को आते हैं तो ऐसा बातचीत होती है। तो जब भी मिलते हैं बातचीत होती रहती है थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने क्योंकि IPL का जिक्र किया, कुलदीप भाई से मैं बात कर रहा था, कुलदीप यादव भाई से, तो आपका बड़ा जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से अब
लगातार बेटर कर रहा है। इस बार आईपीएल में भी हमने आपको देखा, जो लिमिटेड मौका मिला उसमें भी आपने बढ़िया किया। आईपीएल को लेकर के कोई गोल सेट किए हैं आपने इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर के? नहीं, ऐसा कुछ गोल नहीं लाइफ में, मतलब इतना ठीक है ड्रीम रहता है, लेकिन गोल मतलब मुझे इतना ही करना है करके अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना मुझे पसंद नहीं है। बस मेरा ये रहता है कि मैं मेहनत करूँ, प्रैक्टिस करूँ, जितना प्रैक्टिस करूँगा उतना मेरे लिए फ़ायदा होता है। मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जैसे कि अब्बू मेरे बोलते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो बाकी सब चीज़ अच्छी होगी। मैं प्रैक्टिस इतना हार्ड करता हूँ, प्रैक्टिस इतना सीरियस करता हूँ कि मुझे मैच में इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, क्योंकि हम तरह तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तरह तरह का सिचुएशन में खेलते हैं और विकेट डिफिकल्ट भी खेलते हैं और ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो मैच में डिफिकल्ट नहीं लगता है। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वहाँ रिकी पॉन्टिंग था। रिकी पॉन्टिंग बताता है तो जिस तरीके से आपके गेम को लेकर के कोई कॉन्वर्सेशन आपको याद है? रिकी पॉन्टिंग ने आपसे किसी तरह की कोई बात कही हो, कोई एडजस्टमेंट की बात की हो, या किसी तरह की आपकी बल्लेबाजी की कोई पॉजिटिव साइड बताओ कि यार सरफराज ये तो बहुत बढ़िया बस बैकलीफ के बारे में बताया था कि बैकलीफ थोड़ा और जल्दी ऊपर लेके आ सकता है T20 में स्पेशली, वो चीज़ पे मैंने वर्क किया और अभी मैं धीरे धीरे सब चीज़ पे सेट होते आ रहा हूँ। सब आईपीएल भी मेरा ठीक ठाक गया माशाल्लाह और रणजी ट्रॉफी भी अच्छा जा रहा है, तो धीरे यही है मैं कि बस मेहनत करते रहूँ, वही जोन में रहूँ और अच्छा करूँ। यहाँ से आगे के क्या प्लान है? मतलब रणजी ट्रॉफी फाइनल की तरफ आ गई हैं चीज़ें, लेकिन ये जो बड़े बड़े 100 आ रहे हैं ये तो ऑब्वियसली दुनिया देख ही रही है, लेकिन सरफराज के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यहाँ से आगे किस तरीके से देख रहे हो आप? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि किसी की अभी आगे के सेकंड में क्या होने वाला आपके साथ आपको ही नहीं पता है, तो मुझे भी नहीं पता है कि मेरे आगे आने वाले सेकंड में क्या होने वाला है मेरे साथ। तो इतना ज़्यादा आगे की मैं सोचता नहीं हूँ। बस यही है कि जो भी अब्बू ने मेहनत करा है उसका सब फल आए, वही ट्राई करता हूँ और प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ। जो भी हो, ज़्यादा गोल नहीं रखता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जो भी मेरी लाइफ में होना रहेगा वो होगा, आगे का टेंशन नहीं लेता हूँ, बस प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ। अच्छा, अब्बू को लेकर के आप हमेशा बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं, भावुक भी हो जाते हैं आप अब्बू को लेकर के बात करते हुए। मैंने जितना भी आपके अब्बू से बात करी है हमेशा से उनसे यही जाना है कि भाई सरफराज ने देखी हुई है वो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने उसके लिए की हुई हैं। हर माँ बाप बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन जब सर से कहानी सुनते हैं बचपन की, खुद हमें थोड़ा सा भावुक हम भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर देता है अब्बू के बारे में बात करते हुए? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोटेपन से जो है, लाइक जब हम लोग छोटे इसमें हम लोग जब झोपड़े में रहते थे, तो मुझे अभी ये चीज़ अब्बू को भी नहीं मालूम होगी, बट मुझे मालूम है अब्बू पे STD थी, अब्बू की दुकान थी छोटी सी, और STD था अब्बू के पास, और अब्बू सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे अब्बू 5 बजे, और दूध वगैरह भी संभालते थे और कोचिंग भी करते थे, क्रिकेट भी खेलते थे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तब रात में जब दुकान बंद करके एक बार आए और बोलते थे कि आज मैं मम्मी को बोल रहे थे कि आज मैंने श्रीखंड पे 1 रुपया 2 रुपया कमाया। तो वो सब चीज़ें जो हम लोग के जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, वो सब चीज़ें देख के बहुत याद आती है। और उसके बाद फिर जो उन्होंने मुझे ग्राउंड पे लेके मेहनत करा है लाइफ टाइम, और दिन भर भागा है यहाँ वहाँ, मतलब कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्यों कर रहे हैं, बस कर देना चाहिए ऐसा वैसा। और कितनी बार मेरी लाइफ में ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, बट अब्बू ने मुझे ख़त्म होने नहीं दिए। उनका बहुत बड़ा हाथ था, अगर वो नहीं होते तो मैं पता नहीं मेरा क्या होता। उनसे बात करके मुझे ये भी पता चला था कि आप क्रिकेट छोड़ देना चाहते थे एक वक्त नहीं भी, मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि मैं बहुत पीछे रह गया, या मेरे साथ वाले आगे चले गए, या कभी ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कभी कभार, तो मुझे बुरा नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मुझे ये बुरा नहीं लगता था कि वो लोग क्यों आगे बढ़ गए। मैं सोचता था मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। एक बार स्टेट भी चेंज किया, उसके बाद फिर मैंने बोला अब्बू का मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मुंबई से खेलूंगा, वरना क्रिकेट फिर छोड़ दूंगा अगर कुछ नहीं हुआ तो। बस फिर मैं आया मुंबई को और अपना मेहनत करने लगा ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई गोल वगैरह नहीं रखा था कि मुझे ये करना है, मैं ये कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कोई भी इंसान बोल के कुछ नहीं कर सकता कि मैं आगे क्या करूंगा। लेकिन मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस दौरान कुछ ऐसे नाम हैं आपके जहन में जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है? ऑब्वियसली अब्बू का नाम उसमें है। नहीं, अब्बू ने तो किया ही है, साथ में मेरा बीच वाला भाई है मोइन करके, उसने बहुत मेरे पीछे मेहनत किया है। मतलब अब्बू का कभी कभार तबीयत ठीक नहीं हो तो वो मुझे लेके मुशीर को लेके ट्रैवलिंग करता है, प्रैक्टिस कराता है मोइन खान। उसके बाद काफ़ी मतलब हर जगह, मतलब हम लोग गाजियाबाद में जाते हैं, TNM जाते हैं, मथुरा जाते हैं, टूर करने जब भी निकलते हैं, कभी कभार MP साइड भी जाते हैं। हर जगह जहाँ भी हम लोगों को मौका मिलता है हम लोग वहाँ खेलते रहते हैं। तो जो हम लोगों को ग्राउंड पे अलाउ करता था, जो भी रुकने करता था, उन सबकी भी मेहनत है, उन लोगों ने भी हेल्प किया है, सबको थोड़ा थोड़ा क्रेडिट जाती है। यूपी के अगेंस्ट जो 13 शतक मारा था, सेटिस्फाइंग था बहुत ज़्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तो लड़ाई खुद से ही है। लाइफ में हर एक जन के लाइफ में ऊपर नीचे रहता ही है,
आपके भी हुआ होगा, मेरे भी है। तो ये सब चीज़ होते रहती है, हर एक चीज़ स्ट्रांग बनाती है। अगर मैं मान लीजिए तो मुझे नहीं पता चलता कि कैसा क्या होता है। सबने मुझे अपनी अपनी तरीके से हेल्प किया, जिससे जितना जो भी हो सका किया। बट मैं यही ट्राई कर रहा था कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे अच्छा करूँ। और मेरा भी ये था कि मैं जैसा रन स्कूल क्रिकेट में बना पाया हूँ, मैं रणजी ट्रॉफी में भी बनाऊँ एक दिन। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतना भी बना सकता हूँ। अब जब आपने बना दिया है तो एक सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं, और आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक सवाल लगातार आता है, वो ये सवाल कि सरफराज इंडिया कलर्स में कब देखने को मिलेगा। सरफराज का भी क्या वही एक हर खिलाड़ी का लक्ष्य होता है कि आपको लग रहा है कि उस दिशा में आपके कदम बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं जहां बढ़ने चाहिए? क्योंकि मैं अभी लगातार जो हम बात भी कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि मयंक अग्रवाल के भी इसी तरीके से 2 अच्छे सीजन आ गए थे। मयंक अग्रवाल को टीम इंडिया में बुला दिया गया था। हाल के दिनों में राहुल द्रविड़ ने कहा था कि आपको दरवाज़ा खटखटाते रहना पड़ेगा लगातार अगर आपको इंडिया में आना है। मतलब आप हर मैच में याद दिलाते रहो कि भाई वो सरफराज मार रहा है उधर रन, वो सरफराज मार रहा है उधर रन। तो सेलेक्टर्स भी आपकी बात करते रहे, कोचेज आपकी बात करते रहे, इंडियन टीम में आपकी बात होने लगे। सरफराज खान उस रास्ते की तरफ तो हैं कि लगातार उनके नाम की चर्चा हो रही है। सरफराज खान को लगता है कि वो बिल्कुल सही दिशा में है? देखिए, ऐसा है कि मेरे को छोटेपन से कई बार, मतलब जब मैं 14 खेलता था, 16 खेलता था, कभी सिलेक्ट हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था। तभी से अब्बू ने एक चीज़ बताया कि तुम्हारा काम है रन करना, तुम्हारे हाथ में जो है तुम वो करो। और मेरा भी यही थिंकिंग है, जैसे मैंने बताया कि मैं आगे के बारे में उतना नहीं सोचता हूँ कि आगे मुझे क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। सबका सपना रहता है इंडिया खेलने का। वैसे मेरा भी सपना है इंडिया खेलने का, कि जो भी आज ग्राउंड में आता है, जो भी बच्चा आता है, उससे आप पूछोगे बेटा तुम क्यों क्रिकेट खेल रहे हो, यही बोलेगा कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। हाँ। उसको भी नहीं मालूम है कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। बस वो, मैं भी वैसे ही अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना रन्स कर रहा हूँ। अगर मेरे नसीब में होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा, बस मेरे हाथ में है कि रन्स करना है। और अब्बू ने बोले कि अब अपना परफॉर्मेंस करते रहो, अगर आपके नसीब में होगा तब इंशाल्लाह ज़रूर खेलोगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज खान, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप मुंबई को फाइनल भी जिताओ, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप रन लगाते रहो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर है जब सरफराज खान को हम इंडिया कलर्स में देखेंगे। और आप इसी तरीके से परफॉर्म करते रहें और परिवार का भी नाम रोशन करें, अब्बू का भी सपना पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप जो स्पोर्ट्स यारी के फैंस हैं, क्योंकि इतना आपके बारे में उन्होंने लिखा, इतना आपके बारे में कहा हमें, हम तो आना ही चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें और एक वजह दे दी कि आप जाइए और सरफराज खान से बात कीजिए। तो प्लीज़ आप स्पोर्ट्स यारी के दोस्तों के लिए कुछ कहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। ऐसी सपोर्ट करते रहो और मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं ऐसी रन बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप सरफराज खान थे जो लगातार, जैसे हम कह रहे हैं ना कि रनों का एक अंबार उन्होंने लगाया हुआ है और लगातार उनके नाम की चर्चा है। और मैं अगेन एक बार फिर से ये कहूँगा कि उम्मीद हमारी यही है कि बहुत जल्द हम उन्हें इंडिया कलर्स में देखें, क्योंकि रन्स उनके अलग अलग परिस्थितियों में आए हैं, अलग अलग गेंदबाजों के सामने आए हैं, मुश्किल परिस्थितियों में आए हैं, चुनौतीपूर्ण वक्त में उन्होंने रन लगाए। ऐसा और कोई पैमाना नहीं है जिसमें आप अब सरफराज खान को डालकर आगे की कुछ और चीज़ें देखना चाहते हो। तो देखने वाले सारे के सारे सवाल हट चुके हैं। मौका बस सिर्फ एक चाहिए और उसके बाद चीज़ें आप होती भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज खान। थैंक यू सो मच।